हु इज दैट इनविजिबल मैनेजर जो कि हर एक फंक्शन को जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है उसको एकदम सिंक्रोनाइज्ड वे में चला रहा है। हु इज दैट इनविजिबल मैनेजर एंड उसके ना होने से क्या दिक्कतें हो सकती हैं एंड उसका होना इतना ज़रूरी क्यों है, ये आज हम क्लास में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। ये इनविजिबल मैनेजर कौन है इस चीज़ को अच्छे से जानने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब एंड राधे राधे सभी को। आई होप सब एकदम हेल्दी एंड एकदम एक्साइटेड होगे और रेडी होगे विद योर नोटबुक्स टू लर्न मैनेजमेंट। मतलब कर तो रहे ही हैं, बट हम कर क्या रहे हैं उस चीज़ को जानने के लिए तैयार होगे। और बोर्ड में तो एक्सेल करना ही है, तो नोटबुक्स के लिए मतलब नोटबुक्स इसलिए नोटबुक साथ में रख के प्रैक्टिस करते रहेंगे साथ साथ, क्योंकि बोर्ड में एग्जाम में जो भी रिक्वायर्ड है उस चीज़ की प्रैक्टिस हम करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हु इज दैट इनविजिबल मैनेजर? इट इज नथिंग बट द कोऑर्डिनेशन, जो कि हर एक फंक्शन को अच्छे तरीके से परफॉर्म हो जाए, आपस में कुछ ऊंच नीच ना हो, इस चीज़ को ध्यान रखे हुए है। तो कोऑर्डिनेशन को आज हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके चीज़ों को कंक्लूड करेंगे। एंड इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। फिर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस रहेगी और एक स्पेशल वीडियो तुम्हें मिलने वाली है रिलेटेड टू दी डेफिनेशंस। तो उस पर अभी काम कर रहा हूँ मैं, वो तुम्हें जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। सबसे पहले, एज वी डू इन आवर एवरी क्लास, सबसे पहले हम अपना वाई क्लियर करेंगे एंड उसके बाद एक प्लेज जो हमारा चल रहा है उसको रिमाइंड करेंगे। तो जस्ट टेक अ पॉज इफ दिस इज योर फर्स्ट क्लास। तो ये चीज़ को पढ़ो, देखो, समझो और लिखो नोटबुक निकाल के अपनी नोटबुक के फर्स्ट पेज में कि वाई यू आर स्टडिंग। वाई यू आर स्टडिंग, इस चीज़ को तुम लिखो। एंड जितना स्ट्रॉन्ग ये तुम्हारा वाई होगा उतनी कम तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जस्ट पॉज करो वीडियो को एंड सोचो कि वाई यू आर स्टडिंग, ऐसा क्या करना है तुमने कि तुम पढ़ रहे हो, या फिर इस तरीके से क्यों पढ़ रहे हो। मतलब इस तरीके से यानी कि सिलेबस के बियॉन्ड जाके, फिलहाल हम सिलेबस को खत्म कर रहे हैं और उसके बाद सिलेबस के बियॉन्ड जाके हम सारी चीज़ों को करने वाले हैं। एक अपना एप्टीट्यूड डेवलप करेंगे और अपने ह्यूमन एग्जिस्टेंस के उच्चतम स्तर पर पहुंचेंगे। ठीक है ना, तो ये तो ज़्यादा बड़ी बात हो गई है, बट यस, हम चीज़ों को अच्छे तरीके से समझते हैं। यहाँ पर वाई के बेसिस पर हम चीज़ों को पढ़ते हैं। जिज्ञासा रश इज द प्लेस वेयर योर क्यूरियोसिटी गेट्स जस्टिस। यहाँ पर जो लर्निंग है वो सिलेबस ड्रिवन नहीं है, इट इज़ क्यूरियोसिटी ड्रिवन। तो सिलेबस के बियॉन्ड जाना एक सरल सी बात हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर पढ़ते हैं। और मैं मतलब वाई जिज्ञासा रश एग्जिस्ट, और मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। द रीजन बिहाइंड दिस इज आई एम क्यूरियसली हंग्री अबाउट गेनिंग एंड डिलीवरिंग नॉलेज इन डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग वेज। मतलब नॉलेज को गैदर करते रहना और उसको बांटते रहना अलग अलग इंटरेस्टिंग वेज में। दिस इज व्हाट आई एम क्यूरियसली हंग्री अबाउट। तो दिस इज माई वाई ऑफ डूइंग दिस वट एवर आई एम डूइंग। एंड जस्ट फाइंड योर वाई और उसको लिख डालो। डेली जब भी पढ़ने लगो, डेली सुबह देखो या फिर अभी क्लास में तो ठीक है ना, हम कर ही लेते हैं रिमाइंड, तो बस उसको रिमाइंड करके वी विल मूव फर्दर। ठीक है, ये मेरा वाई था, तुम अपना वाई रिमाइंड करो एंड आगे चलते हैं। साथ ही साथ इफ दिस इज योर फर्स्ट वीडियो तो तुम एक 30 डेज का प्लेज लो अभी से, 5 से 10 मिनट की आदत जो तुम करोगे। एंड इफ दिस इज योर सेकंड प्लेज कि तुमने 15-20 मिनट का, जो 5-10 मिनट का पहले हमने वीडियो की स्टार्टिंग में जब वीडियोस डालनी स्टार्ट करी थी, तो 30 डेज का एक प्लेज हमारा कंप्लीट हो चुका है। दिस इज प्लेज 2.0 एंड दिस इज समथिंग विच आई विल डू फॉर नेक्स्ट 30 डेज। 12th मई से ये स्टार्ट हो चुका है। एंड इंस्टाग्राम पर तुम जाओगे तो तुम्हें ये स्टोरीज मिल जाएंगी हाईलाइट में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से इंस्टाग्राम पर पहुंचो एंड हाईलाइट में प्लेज 2.0 करके एक हाईलाइट होगी, उसमें लॉ के अपडेट मैं डेली कर रहा हूँ। लॉ मावियन सर हैं, अर्जुन छाबड़ा सर, उनसे मैं डेली लॉ के लेक्चर्स लाइक कुछ ना कुछ लॉ पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो 2 से 3 घंटे का डेली ये मेरा काम चल रहा है। दिस इज आई एम डूइंग, और इसकी अपडेट्स मैं इंस्टाग्राम पर दे रहा हूँ। ऐसे ही तुम भी कुछ थोड़ी सी आदत, यानी कि 15 से 20 मिनट, अगर तुम्हारा प्लेस 2.0 है तो आधे घंटे की आदत तुम अपनी लाइनअप करो, मतलब उसको एक प्रॉमिस करो खुद से कि हाँ ये तुम करोगे, और फिर उसको नेक्स्ट 30 डेज विदाउट फेल करो। अगर किसी दिन रह जाता है तो अगले दिन उसको, आधे घंटे की आदत है तो अगले दिन 1 घंटा है उसको काम को करो। वो बाकी ये सब्जेक्टिव टॉपिक हो जाएगा, तुम्हारा जो तुमने प्रॉमिस करा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट यस, दिस इज समथिंग विच यू हैव टू डू। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरी अपडेट्स तुम्हें यहाँ पर मिल जाएंगी। तो यस, हमारा वाई क्लियर हो गया एंड साथ ही साथ हमने प्रॉमिस भी अपना रिमाइंड कर लिया है। अब हम लास्ट क्लास का रिवीजन करते हैं एंड देन आज की क्लास पर आते हैं।
सो दिस इज व्हाट वी डिड इन आवर लास्ट क्लास। हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था कि मैनेजमेंट एक आर्ट है या एक साइंस है या फिर एक प्रोफेशन है। इस चीज को हमने अच्छे से समझा था, किस तरीके से हुई थी सारी चीजें। देखो, लेट मी शो यू एंड हेयर इट इज। उससे पहले तो क्वेश्चंस हैं, बट यस, नेचर ऑफ मैनेजमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ। एंड हमने देखा कि मैनेजमेंट आर्ट है क्या। तो हमने मैनेजमेंट के आर्ट के पहले आर्ट को समझा, क्या होता है, स्किलफुल एंड पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन अ क्रिएटिव वे टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट, और ये स्टडी, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के थ्रू एक्वायर करा जा सकता है। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज आर्ट में है, हाँ हैगी, और मैनेजमेंट में भी है। सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। क्या पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है आर्ट का? हाँ, आर्ट को पर्सनल तरीके से अपने पर्सनल स्किल्स को लेकर हमें अप्लाई करना पड़ता है। और दो डांसर, दो सिंगर, दो म्यूजिशियन एक दूसरे से सेम नहीं होते, दे डिफर इन डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर आर्ट। सो दिस इज समथिंग विच इज इन मैनेजमेंट ऑल्सो। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो सेम लोग, सारे के सारे मैनेजर्स वही वाले प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, बट डिफरेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड बाय डिफरेंट मैनेजर्स इन डिफरेंट सिचुएशंस डिफरेंटली। हर एक काम अलग अलग तरीके से होता है। तो दिस इज समथिंग, यस, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन इन्वॉल्व कर रहा है, तो ये वाला फीचर भी आर्ट का प्रेजेंट है मैनेजमेंट में। तो हाँ, हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट एक आर्ट है, बट ये कंक्लूजन में बोलेंगे। तीसरा फीचर देखते हैं आर्ट का, क्या है कि प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर होती है हमारी आर्ट बेस्ड। तो क्या मैनेजमेंट भी ऐसा है? मैनेजमेंट भी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर बेस्ड होता है क्या? एक आर्ट में क्या है कि डेली हमें अपनी क्रिएटिविटी को ऐड करना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, तभी जाके हम फाइन और परफेक्ट होंगे। और अपनी जो नॉलेज है उसको हमने क्रिएटिविटी को क्या कहते हैं, डेली कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है। इफ वी आर एन आर्टिस्ट, अगर हम सिंगर हैं, डांसर हैं या फिर म्यूजिशियन है, तो कुछ ना कुछ डेली नया ट्राई करते रहते हैं। दिस इज व्हाट मेक्स आर्ट अलाइव। ठीक है। इन अ सेम वे मैनेजर्स ऑल्सो डू। एक्सपीरियंस मैनेजर जो होते हैं अपने स्किल्स और एफिशिएंसी को इंप्रूव करते रहते हैं, और एक गुड मैनेजर जो होता है वो इन सभी चीजों के कॉम्बिनेशन से ऑपरेट करता है। प्रैक्टिस करते रहते हैं वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो उन्होंने पढ़े हैं उसकी। क्रिएटिविटी उनके डिसीजंस में रहती है, इमेजिनेशन पर बेस्ड होते हैं उनके डिसीजन, इनिशिएटिव और इनोवेशन उनके डिसीजंस में रिफ्लेक्ट करता है। तो एक जो भी मैनेजर इन सबके कॉम्बिनेशन से काम करता है, ही इज अ गुड मैनेजर। और यस, दिस इज समथिंग विच इन्वॉल्व्स प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ये तो दोनों बात आ ही रही हैं। सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, एंड हेंस वी कैन कंक्लूड कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, और मैनेजमेंट एक आर्ट है, ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। अब चले फिर हम साइंस पर। साइंस क्या होती है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जो कुछ जनरल ट्रूथ और जनरल और लॉज के ऑपरेशन को हमें समझाती है। तो साइंस क्या कंप्राइज करती है, वो किस चीज से मिलकर बनी है? कुछ एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स जो कि वेरीफाई करे जा सकते हैं, और वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड है। कि हमने ये पर्टिकुलर चीज करी, हमने पेन छोड़ा तो वो नीचे गिरेगा, ये छोड़ा तो गिर गया, ठीक है, तो वो नीचे गिरेगा। दिस इज समथिंग विच इज द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन अलग अलग है, अब साइंस में नहीं जा रहे, बट यस, ग्रेविटी इज समथिंग विच इज पुलिंग इट डाउन, एंड ये एग्जैक्ट प्रिंसिपल है। और कॉज क्या है? हमने छोड़ा पेन और वो नीचे गिरा, तो ये दिस इज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, कहीं पे भी जाके इस पेन को छोड़ दो, दिस कैन बी वेरीफाइड। सो यस, दिस इज समथिंग विच इज साइंस। अब आर्ट मैनेजमेंट में देखते हैं ये वाले फीचर्स हैं या नहीं है। तो मैनेजमेंट में क्या है? मैनेजमेंट में ये है कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। साइंस जो है एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। यस, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल है हमारे पास जिसके थ्रू हम साइंस की नॉलेज को गैदर कर सकते हैं। मैनेजमेंट में भी हमारे पास सेम सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल है, ऑर्गेनाइज्ड है, लिटरेचर हमारे पास सारा का सारा अवेलेबल है। तो यस, वी कैन गैदर द नॉलेज फ्रॉम देयर। एक ऑर्गेनाइज, एक सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल हमारे पास है का, और यही फीचर साइंस का मैनेजमेंट में भी है। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। अब जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो ऑब्जर्वेशंस पर और रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड होते हैं। तो क्या ये चीज मैनेजमेंट में है? हाँ, ये भी चीज मैनेजमेंट में है। हमारी जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो ऑब्जर्वेशंस और रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स पर तो बेस्ड हैं, मगर साइंस में एक चीज और होती है, कंट्रोल्ड कंडीशंस होती हैं, और जो आउटकम होता है वो सेम होता है हर बार। जैसे पेन छोड़ा तो वो नीचे गिरेगा, 9.8 की फोर्स उसको अगर पोलर रीजन के आसपास नहीं हो तो 9.8 मीटर पर सेकंड से नीचे गिरेगा। दिस इज समथिंग विच इज लाइक, एक जो उसका इफेक्ट है वो सर्टेन है, और यही होगा अगर हम उस चीज को करते हैं, ठीक है। बट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमन बिहेवियर से कंसर्न्ड है, और ह्यूमन बिहेवियर जो है अनसर्टेन है। सो दिस इज द रीजन व्हाई द प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट ये तो है, बट जो इफेक्ट है उसका वो अनसर्टेन है। सो दिस फीचर इज पार्शियली प्रेजेंट, ठीक है। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि पूरा नहीं है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स पर तो बेस है, बट जो ह्यूमन बिहेवियर है वो अनसर्टेन है, तो इसलिए जो इफेक्ट, जो उसका इफेक्ट है वो हर बार सेम नहीं रहता, ठीक है। तो दिस इज वाई वी विल कॉल कि ये वाला फीचर जो है पार्शियली प्रेजेंट है। और मैनेजमेंट
इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट से हम बोल सकते हैं कि सोशल साइंस या तो सॉफ्ट साइंस या फिर इनएग्जैक्ट साइंस है। और जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सली वैलिड होते हैं। तो क्या हो गया, अब यूनिवर्सली वैलिड है, कहीं पे भी तुम छोड़ोगे पेन को वो नीचे ही गिरेगा। दिस इज समथिंग विच इज अ साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड ये यूनिवर्सली वैलिड है। बट जरूरी नहीं है कि हम एक सेम मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे तो वो सेम ही रिजल्ट देगा, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर से कंसर्न है, तो वो उसके जो रिजल्ट होंगे हर एक सिचुएशन में हर एक मैनेजर के हिसाब से वेरी करेंगे। सो this is something which is not universally valid. So this feature of science is not present in management. अब 3 फीचर हमने पढ़े, उसमें से 1.5 थे और 1.5 नहीं थे, क्योंकि एक फीचर आधा प्रेजेंट था आधा नहीं था, तो पार्शियल था, तो 1.5 हो गया। दिस इज द रीजन वाई वी आर सेइंग कि जो एक मैनेजमेंट है वो प्योर साइंस नहीं है, एक इनएग्जैक्ट और एक सोशल साइंस या फिर सॉफ्ट साइंस हम उसको बोल सकते हैं। अब आती है बात प्रोफेशन की। प्रोफेशन क्या होता है? इट इज एन ऑक्यूपेशन, एक ऑक्यूपेशन होता है जिससे हम अपना जीवन यापन करते हैं। वो एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज के साथ बैक करा जाता है, यानी कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज है और उस बंदे ने ट्रेनिंग करी है और उसकी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है विद अ पर्टिकुलर डिग्री। अगर वो एमबीबीएस करता है तभी वो डॉक्टर की तरह प्रैक्टिस कर पाएगा। ट्रेनिंग भी करी है उन्होंने और एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, इन सब चीजों की बैकअप उसके पास है और वो एक ऑक्यूपेशन अपना जीवन यापन कर रहा है। दिस इज समथिंग विच वी विल कॉल अ प्रोफेशन। ठीक, अब प्रोफेशन के फीचर्स को देखते हैं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, ठीक है, होती है, मैनेजमेंट में भी होती है, यानी कि सिस्टमैटिक और सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसके थ्रू तुम चीजों को समझ सकते हो। सेम वे मैनेजमेंट में भी होता है। सो यस, दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। एंट्री क्या है प्रोफेशन में? रेस्ट्रिक्टेड होती है। अगर एमबीबीएस की डिग्री नहीं करी, अगर सीए की डिग्री नहीं ली, तो यू कैन नॉट प्रैक्टिस एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और यू कैन नॉट प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर। ठीक है, तो एंट्री रेस्ट्रिक्टेड हो गई विद अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन और समथिंग लाइक दैट। बट इन मैनेजमेंट दिस इज नॉट, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। मैनेजमेंट तो कोई भी कर सकता है ना। और अगर किसी कंपनी की अगर हम बात कर रहे हैं तो यस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है और कोई ऐसे लीगल कंपल्शन या रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो कि उनको एमबीए की डिग्री लेके आना ही पड़ेगा तभी वो कर सकते हैं। बट अभी आजकल क्या हो रहा है, कंपनीज इस चीज को प्रेफर कर रही हैं। तो हो सकता है आगे जाके फिर कोई लॉ भी आ जाए कि अगर इतनी पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर कंपनी में, यानी कि जैसे मान लो 1,000 करोड़ से ज्यादा या फिर 100 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है किसी कंपनी का, तो उसमें जो भी मैनेजर आएंगे वो एमबीए की डिग्री होल्ड कर रहे होने चाहिए। एक लीगल लॉ ऐसा आ सकता है। सो दिस इज समथिंग विच कैन बी इंक्लूडेड विद स्टेचुटरी बैकिंग, यानी कि लीगल कंपल्शन के साथ ये चीज इन्वॉल्व हो सकती है। सो यस, वी कैन से दैट दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, क्योंकि अभी तो नहीं है ना, अभी तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड विद स्टैट्यूटरी बैकिंग। सेम विद द प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन डॉक्टर्स के लिए ये सारी हैं, डॉक्टर, लॉयर और सीए के लिए ये सारी की सारी इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, और सेम वे मैनेजमेंट के लिए भी ये इंस्टीट्यूशंस हैं। बट फायदा क्या होने का जब वो कंपलसरी ही नहीं है। तो yes, there is no legal compulsion to for a manager to get himself registered with these organizations. So yes, this feature of profession is not present in management, but very soon it will also be included with statutory backing, यानी कि legal law इसके regarding कुछ आ सकता है। Ethical code, यानी कि किस तरीके से तुमने चीजों को कंडक्ट करना है, इसका एक कोड बना हुआ है कि तुम ये चीज कर सकते हो, ये चीज नहीं कर सकते। एथिक्स इज व्हाट? एथिक्स इज द नॉलेज ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, हर एक काम के हिसाब से लोगों ने अपने लिस्ट करके रख रखा है, उस चीज को तुम्हें फॉलो करना होगा। और दैट इज समथिंग जो कि एक प्रोफेशन में होता है। ठीक है, और मैनेजमेंट में भी, ठीक है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन जो है उन्होंने अपना कोड ऑफ कंडक्ट डिवाइस कर रखा है। बट जब कंपलसरी ही नहीं है उनके साथ रजिस्टर करवाना, तो कोड ऑफ कंडक्ट भी तो कंपलसरी नहीं होगा अबाइड करना। अगर रजिस्टर कराएंगे तो कंपलसरी हो गया, मगर जब रजिस्ट्रेशन ही कंपलसरी नहीं है तो कोड ऑफ कंडक्ट को अबाइड करना, यानी कि उसके हिसाब से चलना, दैट इज ऑल्सो नॉट कंपलसरी। सो यस, दिस फीचर इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट, बट स्टैट्यूटरी बैकिंग के साथ वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड। सर्विस मोटिव, क्यों? अगर एक प्रोफेशनल है तो वो सर्विस प्रोवाइड करेगा। सीए की सर्विस होती है और क्या कहते हैं हमारी उसकी डॉक्टर की सर्विसेज होती हैं, लॉयर की सर्विसेज होती हैं। ठीक है, बट क्या एक मैनेजर अपने मैनेजमेंट गोल्स, यानी कि प्रॉफिट कमाना है उनको, वो सर्विस मोटिव पर इतना ज्यादा ध्यान देते हैं क्या? सोशल ऑब्जेक्टिव्स पर इतना ज्यादा ध्यान देते हैं क्या? वैसे उनका जो मैनेजमेंट गोल्स है उसको अचीव करने पर ध्यान देते हैं। मगर आजकल क्या हो रहा है, बिजनेसमैन मस्ट गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू सोशल ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग अलोंग विद द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स।
जितने भी उसके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके साथ उसको सोशल ऑब्जेक्टिव्स पर भी ध्यान देना जरूरी है। कुछ बड़ी कंपनीज है तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंपलसरी नाउ। तो यस, काफी हद तक ये इंक्लूड हो गया है, बट यस अभी पूरा नहीं है। सो वी विल से कि दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट बट वेरी सून, नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड विद स्टैट्यूटरी बैकिंग, यानी कि लॉ इसके ऊपर आ जाएगा। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड कि हाँ, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन बनने के पाथ पर है, बट आजकल इसको रिकॉग्नाइज, बट आज की डेट में इसको रिकॉग्नाइज नहीं करा जा सकता एज अ फुल फ्लेश्ड प्रोफेशन, बट वेरी सून इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ फुल फ्लेश्ड प्रोफेशन विद स्टैट्यूटरी बैकिंग। ठीक है, तो अब एक अल्टीमेट कंक्लूजन इन सारी चीजों का मिला के क्या बना, हमने देख लिया, आर्ट की तरह देख लिया, साइंस की तरह देख लिया और प्रोफेशन की तरह देख लिया। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से, मैनेजमेंट एक आर्ट है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, इट इज नॉट अ प्योर साइंस, हमने देख लिया सॉफ्ट साइंस है, प्योर साइंस नहीं है, एंड इट इज नॉट अ फुल फ्लेश्ड प्रोफेशन बट इट इज ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ फुल फ्लेश्ड प्रोफेशन। सो दिस इज समथिंग व्हिच वी कैन अल्टीमेटली कंक्लूड। बट ये वाली जो लाइन है एज एन इंट्रोडक्शन, जब भी हम आंसर लिख रहे होंगे तो ये स्टार्टिंग में लिखेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, अगर कुछ कंप्लीट आंसर लिखते हैं तो। सो दिस इज समथिंग व्हिच वी डिड, एंड कल की क्लास में एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था व्हिच वाज योर होमवर्क। सो चल तो मतलब चल तो क्या कर रहा हूँ सो चलो आज की क्लास में चलते हैं एंड इस क्वेश्चन को करते हैं। सो हियर वी आर, लास्ट क्लास का रिवीजन डन हो गया एंड कोऑर्डिनेशन आज हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले ये वाला क्वेश्चन जो है होमवर्क जो दिया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। आई होप तुमने करा होगा, नहीं करा तो अभी जल्दी से इन क्वेश्चंस को देख लो और जस्ट ट्राई कि तुम इनको सॉल्व करो। हमने क्या पढ़ा था, विच एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन द अफोरसेड सिचुएशन। अब हमने देखना है कि एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट एज अ साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है, किसकी हमारे यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है, तो द सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज टॉट एट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में मैनेजमेंट पढ़ाई जाती है, सही बात है। सम ऑफ दीज हैव बीन सेट अप विद स्पेसिफिक पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग, just a moment. So yes, some of these have been set up with the specific purpose of providing management education as an Indian Institute of Management in India. ठीक है, कुछ मतलब ये एक प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन वाली बात हो गई, और ये क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि जो स्टडी मटेरियल है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो एंट्री टू डिफरेंट इंस्टीट्यूट इज यूजुअली थ्रू एन एग्जामिनेशन। ओके, अब डिफरेंट इंस्टीट्यूट में जो एंट्री है वो एक एग्जामिनेशन के थ्रू होगी। अब यहाँ पर देखो, अब इसको फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज टॉट एट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में मैनेजमेंट को पढ़ाया जाता है। सम ऑफ दीज हैव बीन सेट अप विद अ स्पेसिफिक पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट एजुकेशन एज एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर मैनेजमेंट को एक एज अ प्रोफेशन बनाने की बात हो रही है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो एंट्री है वो यूजुअली एक एग्जामिनेशन के थ्रू होती है। तो यस, दिस इज समथिंग विच इज सेइंग कि हाँ, हमारे पास एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन भी अवेलेबल है, साथ ही साथ हमारी जो स्टडी है वो हमारी एक सही वे में हो रही है। तो दिस इज समथिंग विच इज द फीचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो हम इसको यहाँ पर टिक कर देते हैं। सो यस, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, यहाँ पर देखो, एक तो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, ठीक है ना, तो प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, और ये चीज को एक एज ए रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहा है कि हाँ, जो एंट्री है वो एग्जामिनेशन के थ्रू होती है। सो दिस इज समथिंग जो प्रोफेशन में हमने थोड़ा थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ा था, तो वहां से ये आ सकता है, एंड दिस इज समथिंग जो कि एक प्रोफेशन का पार्ट है। तो हाँ, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की यहाँ पर बात हो रही है। इसको हम कंक्लूड कर देंगे, क्या कंक्लूड कर देंगे। और ये लेक्चर 2 का है, तो ये अभी करने की जरूरत नहीं है, बट यस इंपॉर्टेंस, मतलब हमने लास्ट जो सेकंड लेक्चर था उसमें इस चीज को कर लिया है, वहां पर जाकर तुम देख सकते हो। इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉयर, एक लॉयर बनने के लिए वन हैज टू रजिस्टर हिमसेल्फ एज अ मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सही बात है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर करना पड़ता है। तो ये प्रोफेशन का कौन सा फीचर यहाँ पर रिवील हो रहा है, लॉयर बनना है तो बार काउंसिल के साथ रजिस्टर हमें करना होगा। ये हमने कौन से उसमें पढ़ा है, एक तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, चलो ठीक है, हो सकता है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, हाँ, बट यहाँ पर कोई कोड कंडक्ट को फॉलो करने की बात नहीं हो रही, तो ये वाला फीचर जो है हमारा चला गया। सर्विस मोटिव की भी यहाँ पर बिल्कुल ही बात नहीं हो रही, ठीक है। अब देखो, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री और आ जाएगा प्रोफेशनल एसोसिएशन का प्रेजेंस। इसमें अगर हमें कंफ्यूजन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और सोचेंगे, और हम क्या किस तरीके से सोचेंगे, वो इस तरीके से सोचेंगे कि रेस्ट्रिक्टेड एंट्री में हमने क्या पढ़ा कि लॉयर बनना है तो चलो ठीक है, उनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा बार काउंसिल के साथ, मगर यहाँ पर ऐसी कोई बात थोड़ी करी गई है कि वो लॉयर की तरह प्रैक्टिस नहीं कर सकते अंटिल व्हेन ही हैज रजिस्टर्ड हिमसेल्फ विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया।
रिस्ट्रिक्शन की बात जब आएगी, दैट इज दैट इज द पॉइंट जब हम बोलेंगे कि ये जो एंट्री है वो रिस्ट्रिक्टेड है। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, बस ये बता रहे हैं कि लॉयर्स को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाँ, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, ये वाली हमारी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लास्ट क्लास का टॉपिक यहाँ पर आके खत्म होता है। आज हम चलते हैं, अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। ये दो चीजें हमारी हो गई हैं, अब हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन एंड हम पढ़ते हैं दी इनविजिबल मैनेजर, जो हर चीज को यानी कि हर एक फंक्शन को हमारे बहुत अच्छे तरीके से सिंक्रोनाइज करके चलाया हुआ है। अब फटाफट से अपनी नोटबुक्स निकाल लो और जैसे जैसे हम स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे चीजों को लिखते रहो। तो हमारा जो एक गार्लैंड है ऑफ मैनेजमेंट, जो हमारी सारे के सारे फंक्शंस हैं, अगर हम उनको फ्लावर्स की तरह देखें तो कोऑर्डिनेशन इज समथिंग जो इन सबको बीच में, इन सबके बीच में एक थ्रेड की तरह काम कर रहा है और इन सबको पिरो कर उसने एक बहुत सुंदर सा गार्लैंड बनाया हुआ है। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सबको ये संभाले हुए है, सबको एक थ्रेड की तरह इसने बांध रखा है। तो कोऑर्डिनेशन इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बारे में कुछ कुछ बातें पढ़ते हैं। ये अलग अलग, ये बहुत सारे डेफिनेशंस हैं कोऑर्डिनेशन की, जो तुम्हें एक एक करके अपनी नोटबुक में लिखनी है। पहले इन सबको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद तुम लिख लेना। आ जाओ, पढ़ते हैं और समझते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। सारी की सारी एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करना और उनको सिंक्रोनाइज करना। अब एग्जांपल ले लेते हैं। हमने जो पापा से 500 रुपए निकालने थे, उसी को एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। तो हमें क्या करना था, हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग पूरी अच्छी तरीके से करी। मगर अगर हम ये प्लानिंग किसी गलत टाइम पर करते, या फिर हम ऑर्गेनाइजिंग कर लेते कि हाँ ये वाला काम मम्मी ने करना है और ये वाला काम भाई ने करना है, मगर जाके स्टाफिंग नहीं करते, यानी कि भाई को नहीं बताते, या फिर मम्मी को, या फिर अगर भाई को नहीं बताते या फिर मम्मी को नहीं बताते कि तुमने ये वाला काम करना है और उनको असाइन नहीं करते, तो भी गड़बड़ हो जाती। तो अब इस चीज में, पूरी इन सारी की सारी चीजों में कुछ अगर ऐसी चीज थी जो एक कॉन्टिन्यूसली चल रही थी, मतलब देखो हमने क्या कर रहा था, प्लानिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, स्टाफिंग कर रहे हैं, डायरेक्टिंग कर रहे हैं और कंट्रोलिंग कर रहे हैं। पूरा हमने एग्जाम्पल, तुम पुराने लेक्चर्स को फॉलो करके आ रहे हो तो तुम्हें अच्छे से याद होगा एग्जाम्पल कि हम किस तरीके से समय समय पर चीजों को बदल रहे थे। ठीक है, जब हमारी क्या कहते हैं, पापा को हमने गुस्से में देखा तो 100,000 की जगह हमने 500 रुपए मांग लिए, और फिर बाद में हमने उनको जाके दूसरा प्लान बनाया, मम्मी से भाई की डांट पड़वाई कि कुछ नहीं करता कुछ नहीं करता, और फिर हम अच्छे बन गए और हमने अच्छे बन के हमने पापा से पैसे ले लिए। तो इन सारी चीजों में अगर कुछ भी ऊंच नीच होती तो गड़बड़ हो जाती, अगर हम ऑर्गेनाइजिंग ढंग से नहीं करते, स्टाफिंग ढंग से नहीं करते, या फिर इन दोनों के आसपास के जो फंक्शंस हैं उनको ढंग से नहीं करते। अगर मान लो छोटे भाई को हमने चॉकलेट देने का वादा किया और वो चॉकलेट हम उसको नहीं देते, ये वाली बात हमारी, अच्छा चलो ऐसे करो कि अगर वो छोटा भाई हमें बाद में बताता कि चॉकलेट चाहिए थी और मैंने इसलिए काम नहीं किया, तो अब मतलब देखो, छोटे भाई ने क्या करा, पापा के सामने जाके हमने बोला था कि उसको चुपचाप बैठा रहेगा, मगर उसने ऐसा कुछ कर दिया कि जिससे पापा को हमारा प्लान पता चल गया। अब वो छोटा भाई बाद में आके बता रहा है कि मेरे को चॉकलेट चाहिए थी, इसलिए मैंने ये वाला काम नहीं करा। तो अब हम ये वाला काम फिर से तो उससे करवा नहीं सकते, अब बिल्कुल ही ऑल टुगेदर एक डिफरेंट प्लान सोचना पड़ेगा। तो उसने वो वाली बात पहले नहीं बताई, ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो गया। इसको अगर हम थोड़ा सा समझने लगे तो दिस इज समथिंग, कोऑर्डिनेशन इज समथिंग जो कि इंटीग्रेट कर रहा है और सिंक्रोनाइज कर रहा है। सिंक्रोनाइज करने का मतलब कि प्लानिंग है तो वो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग के साथ एक पूरे अच्छे तरीके, देखो जैसे मैं वीडियो, जैसे वीडियो चल रही है, मैं बोल रहा हूँ तो ये माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, तो साथ में मैं बोल रहा हूँ और साथ में आवाज आ रही है, ये आगे पीछे अगर होंगी तो सिंक्रोनाइजेशन की एरर है। सिंक होना मतलब एक ही पेज पर रहना और एक ही साथ चलना। ठीक है, जैसे छोड़ो वो वाला एग्जांपल रहने दो, बट यस, इंटीग्रेट होना और सिंक्रोनाइज करना चीजों को, डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को, दिस इज समथिंग जो कि कोऑर्डिनेशन करता है। अब इसको एक और एग्जांपल की तरह अगर तुम समझो, अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन का ही एग्जांपल लें तो जो गोडाउन है उसमें हमारा बहुत एकदम पूरा स्टॉक भरा पड़ा है, बट जो परचेज डिपार्टमेंट है वो परेशान हो रखा है कि हमारे पास स्टॉक नहीं है। तो दिस इज समथिंग जो उनके बीच में बात नहीं हो रही है, इस वजह से उनको नहीं पता। दिस इज समथिंग विच वी विल कॉल लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन यहाँ पर काम करता है, इंटीग्रेट करता है और सिंक्रोनाइज करता है एक्टिविटीज को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की। ये एक फोर्स है जो कि बाइंड करता है सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को ऑल टुगेदर, जिस तरीके से यहाँ पर बाइंड करा हुआ है कि अब देखो प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है,
हमने प्लानिंग का डिपार्टमेंट बना दिया, हमने ऑर्गेनाइजिंग का डिपार्टमेंट बना दिया, हमने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बना दिया जो कि स्टाफिंग भी करेगा, हमने डायरेक्टिंग के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया, हमने कंट्रोलिंग के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया। मगर अगर वो आपस में बात ही नहीं कर रहे तो काम किस तरीके से होगा? अगर हमारा स्टॉक गोडाउन में भरा पड़ा है और वो सेल्स वाले बंदे को पता ही नहीं है कि हमारे पास स्टॉक है, तो वो और वो जाके कस्टमर से बोले चला जा रहा है कि नहीं जी मैम हमारे पास इस चीज का स्टॉक नहीं है, इस चीज का स्टॉक नहीं है, स्टॉक वाला बंदा गोडाउन में सारा का सारा स्टॉक लेके बैठा है। तो जब आपस में बातचीत नहीं हो पाएगी, कोऑर्डिनेशन इज समथिंग विच इज लैकिंग। ठीक है, तो ये एक फोर्स है जो कि सारे के सारे फंक्शन को बाइंड करता है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है कि ऑर्डरली अरेंजमेंट हो ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप एफर्ट्स टू एंश्योर द यूनिटी ऑफ एक्शन इन द रियलाइजेशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। क्या मतलब हुआ इस बात का? ये इंश्योर करता है ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप एफर्ट्स। हर एक इंडिविजुअल जो भी काम कर रहा है और एक ग्रुप की तरह जितने भी सारे के सारे काम हो रहे हैं उन सबका एक अरेंजमेंट हो कि प्लानिंग हो रही है, ऑर्गेनाइजिंग हो रही है, स्टाफिंग हो रही है, डायरेक्टिंग हो रही है, कंट्रोलिंग हो रही है, सारे के सारे एक लय में लयबंद हो जाएं और जो काम है वो बहुत प्यारे तरीके से जो गोल है अचीव हो जाए। यूनिटी ऑफ एक्शंस की मतलब यानी कि सबने अपना अपना काम करा और सबने इस पर्टिकुलर वे में अपना काम करा कि जो गोल है वो अचीव हो गया, रियलाइजेशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव हो गया। तो जैसे हमारे 500 रुपए पापा से निकलवाने थे तो मम्मी ने अपना काम करा इंडिविजुअल लेवल पर, भाई ने अपना काम करा इंडिविजुअल लेवल पर, मगर हम तीनों ने एक एक्ट को प्ले करा। एक पूरा जो एक्ट हमने प्ले करना था हमने उसको प्ले करा पापा के सामने एक एज अ ग्रुप। तो इस चीज को प्रॉपर ऑर्डर में करना कि पहले भाई जाएगा, वो चुपचाप बैठा होगा, गेम खेल रहा होगा, और फिर मम्मी आएंगी और मम्मी इसको डांट लगाएंगी कि इसका रिजल्ट ऐसा ऐसा आया है और ये कुछ नहीं पढ़ता, और फिर हमारी तारीफ करेंगी कि ये तो फिर भी सही है, ये तो फिर भी पढ़ लेता है और ये इसको समझाता भी रहता है मगर ये मानता नहीं है। तो हमारी तारीफ हुई और भाई पहले गेम खेल रहा है, पूरा उसका हमने ऑर्डर बनाया ना, हर एक चीज को ऑर्डर में करा। तो दिस इज समथिंग विच इज कोऑर्डिनेशन। ठीक है, और अगर ये नहीं होता, अगर वो मम्मी उसको डांटी और फिर वो गेम खेलने लगता तो पापा एक चांटा पहले लगा देते पूरे ऑर्डर में, जिस तरीके से पापा को बिल्कुल हाँ ठीक है अब इसकी इसकी बुराई हुई, फिर उसके बाद हमारी तारीफ हुई और उसके बाद हमने जाके पैसे मांगे। हाँ, अब आएगा मजा, अब पूरे प्रॉपर ऑर्डर में काम होगा। तो अब इंडिविजुअल और ग्रुप एफर्ट्स जो है इंश्योर कर लिए, यूनिटी ऑफ एक्शन, एक्शंस जो है हमारे यूनाइटेड होके रियलाइजेशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव हमने कर लिया, यानी कि 500 रुपए निकाल लिए। कोऑर्डिनेशन इज इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट इन ऑल द फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड हेंस जो कोऑर्डिनेशन है एक सेपरेट फंक्शन नहीं है, इम्प्लिसिट है और इनहेरेंट है सभी फंक्शंस में। मतलब सभी फंक्शन, ऐसा कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है कि कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाने के, नहीं। उन जो भी प्लानिंग वाले लोग हैं, जो प्रोडक्शन वाले लोग हैं, जो सेल्स मैनेजर है, इन सबको आपस में कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, इन सबको आपस में एक दूसरे से बातचीत करनी पड़ेगी। तो ये इम्प्लिसिट है यानी कि उसी के अंदर मौजूद है, और इनहेरेंट है यानी कि ऐसा कुछ नहीं है जो हमें अलग से करना पड़ेगा, वो आपस में बात करके कोऑर्डिनेशन उनके बीच में अपने आप आ जाएगा। तो इम्प्लिसिट है और इनहेरेंट है सभी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में, और ये कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है इसी वजह से। ठीक, अब कोऑर्डिनेशन क्या प्रोवाइड करता है? रिक्विजिट अमाउंट, जो भी हमारी रिक्विजिट अमाउंट है, क्वालिटी है, टाइमिंग है, सीक्वेंस ऑफ एफर्ट्स है, इन सभी को प्रोवाइड करता है और इंश्योर करता है कि जो भी प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो जाएं। मिनिमम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मिनिमम से मिनिमम हो, हमारे बीच में आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो और सारे काम एक स्मूथ तरीके से चल जाए। क्या हो? रिक्विजिट अमाउंट को प्रोवाइड करता है, रिक्विजिट अमाउंट ऑफ क्वालिटी को, टाइम को और सीक्वेंस ऑफ एफर्ट्स को। जितनी भी अमाउंट में हमारी क्वालिटी, हमें जितनी भी अमाउंट की क्वालिटी चाहिए यानी कि जैसी भी क्वालिटी चाहिए उसको इंश्योर करेगा, जितना हमारा अमाउंट ऑफ टाइम हमें चाहिए उसको इंश्योर करेगा कि इस पर्टिकुलर चीज में इतनी देर लगेगी तो तुम इतने बजे जाके उनको बता देना। तो ये कोऑर्डिनेशन का मतलब बेसिकली आपस में बातचीत करके जो भी तुम काम कर रहे हो वो, जैसे कि चलो मैंने इतना काम कर लिया, अब घर पे गेस्ट आ रहे हैं और दो चीजें, एक तो समोसे लेके आने हैं बाहर से और एक ढोकला लेके आना है। ठीक है, तो अब दो जने गए हैं, एक जना समोसे लेने गया है, एक जना ढोकले लेने गया है। अब जो समोसे लेने गया है उसको समोसे नहीं मिले, और जो ढोकला लेने गया है वहां पर भी एक शॉप है आसपास जहां से समोसे मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब वो अगर उसको कोऑर्डिनेट नहीं करेगा कि भैया मेरे को समोसे नहीं मिले तुम ले आना, तभी तो वो लेके आ पाएगा। अब वो घर पे आ रहा है, अब वो कह रहा है कि यार मेरे को तो समोसे नहीं मिले, तो भाई मेरे को बता देता, मैं भी तो वहीं पे गया था, मेरे को दूसरी जगह से वहां से मिल जाते, मगर उसने बताया नहीं।
तो अब क्या दिक्कत हुई, अब उसने बताया नहीं, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन करा, अब गेस्ट आ गए घर पे, अब ढोकला आ गया, समोसे हैं नहीं, तो ऐसे मजा कैसे आएगा? समझ रहे हो बात को? इस तरीके से काम चलेगा। तो ये सारी की सारी डेफिनेशन है। एक तो इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, जिसको हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, ये प्रोसेस है। एक फोर्स है जो कि सारे के सारे फंक्शंस को बाइंड करता है, इंश्योर करता है ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप एफर्ट्स एंड टू इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी कि जो एक्शंस हैं वो यूनाइटेडली परफॉर्म हो इन द रियलाइजेशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, और इम्प्लिसिट और इनहेरेंट है सभी फंक्शंस में, और ये सेपरेट फंक्शन नहीं है। जो भी रिक्विजिट अमाउंट है, क्वालिटी, टाइमिंग, सीक्वेंस ऑफ एफर्ट्स की, वो हमें प्रोवाइड करता है और इंश्योर करता है कि प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव करे जाएं विद मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये सारा का सारा तुम एक बार लिख लो, ये डायग्राम भी बना लो, और ये ना ट्राई करना जितनी भी ये ड्राइंग वाला पार्ट है तुम पेंसिल से करो एग्जाम में, क्योंकि पेंसिल से करोगे तभी सही है, एग्जाम में तो 3 3 कलर होंगे नहीं ना, तो ये जितना ड्राइंग वाला पार्ट है ये तुम अभी पेंसिल से करने की ट्राई करना। बाकी अगर पेन से भी कर लो, अगर ड्राइंग अच्छी है तुम्हारी, अगर उबड़ खाबड़ ना करो चीजों को, तो पेंसिल से भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन कैसी क्या, जैसे हमारी आंख नाक मुंह है, तो उसके आंख नाक मुंह कोऑर्डिनेशन के क्या है, कोऑर्डिनेशन करता क्या है, इसके बारे में मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी यही है कि इसको जानने में हमारी हेल्प करेंगी, एक ऐसा थ्योरेटिकल फॉर्मेट में हम इसको समझ पाएंगे। बताता हूँ, कोऑर्डिनेशन जो है वो इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को, यानी कि जितने भी हमने एक एज अ ग्रुप एफर्ट डाले हैं, अलग अलग सबके एफर्ट, अलग अलग सारी चीजें थी। जो मम्मी थी, मम्मी को चाहिए थे हमारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, छोटे भाई को चाहिए थी चॉकलेट, और हमें चाहिए थे 500 रुपए बर्थडे पार्टी के लिए। तो हमने सारी चीजों को एक यूनिफाई करा, सारी चीजों को एक जगह लेके आए, उनको इंटीग्रेट करा, और प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सारी की सारी करी। उसके बीच में कोऑर्डिनेशन के थ्रू सारी की सारी चीजें करी। बैकग्राउंड नॉइज अगर आई हो अभी तो उसके लिए हम सॉरी। तो बट यस, मैं क्या कह रहा था, कोऑर्डिनेशन जो है सारी चीजों को उसने यूनिफाई करा। अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट जितने भी थे उनको एक पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी में कोऑर्डिनेट करके, यूनिफाई करके ढाल दिया कोऑर्डिनेशन ने। तो और क्या करा, इट गिव्स कॉमन फोकस टू ग्रुप एफर्ट्स, सबने अपने अलग अलग एफर्ट करे, टू इंश्योर दैट परफॉर्मेंस इज एट एज इट वाज प्लान्ड एंड शेड्यूल। जिस भी तरीके से हमने परफॉर्मेंस को प्लान करा था और शेड्यूल करा था, उस तरीके से हमारा काम हो जाए। कॉमन फोकस ये अटेन करके दे देता है। कोऑर्डिनेशन और क्या करता है, यूनिटी ऑफ एक्शंस को इंश्योर करता है कि जितने भी हमारे एक्शंस हैं वो एक संगठित होके एक यूनिटी उनमें आए, और वो एक ही डायरेक्शन में सारे के सारे हो। यूनिटी ऑफ एक्शन, सारे के सारे एक्शन कंबाइन होके हो। ठीक है, तो एक्ट एज अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, और इंश्योर करता है कि ऑल द एक्शंस आर एम्ड एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो ये तो कॉमन सेंस की बात हो गई बीच की, मेन जो है लर्न करने की बात वो हेडिंग हो गई, तो हेडिंग हम लर्न कर ही लेंगे। ये बीच में मतलब जैसे देखो, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ एक्शन कैसे होगा, जब सारे के सारे फंक्शंस, जितने भी एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं एक डिपार्टमेंट में, वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए होंगे, तभी तो यूनिटी ऑफ एक्शंस वाली बात हम बोलेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये लगातार हमें करना होगा। नेवर एंडिंग फंक्शन है, नेवर एंडिंग फंक्शन। अब यहाँ पर इसको फंक्शन सेपरेटली बोल दिया, मगर ये नहीं बोला सेपरेटली फंक्शन, ये फंक्शन है, मतलब फंक्शन का यहाँ पर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग से मतलब नहीं है। फंक्शन इज समथिंग जो कि तुम्हें कुछ कार्य करना होगा, उसको हम कोऑर्डिनेशन बोल रहे हैं। यहाँ पर फंक्शन का मतलब ये है। तो इट बिगिंस एट प्लानिंग स्टेज, प्लानिंग में शुरू होगा, कंट्रोलिंग तक जाएगा, और फिर वापस कंट्रोलिंग से प्लानिंग पर आ जाएगा, और ये ऐसे तरह करके चलता रहेगा। तो कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जैसे कि हमारे प्लानिंग के सारे जो हमारे जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, पॉज, डीसी, दैट दोस फंक्शंस आर आल्सो क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन और उनके बीच में इम्प्लिसिट इनहेरेंट है, तो वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन जो है परवेसिव फंक्शन है। अब ये तो देखो परवेसिव वाली बात, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस वाली बात, मैनेजमेंट में यूनिटी ऑफ एक्शंस वाली बात, ग्रुप एफर्ट्स, ये सारी की सारी चीजें थोड़ी सी तुम्हें मैनेजमेंट वाली लग रही होंगी। तो क्योंकि अब देखो, हमने जब मैनेजमेंट के जो फीचर्स पढ़े थे उनमें भी ये थी कि मैनेजमेंट जो है वो परवेसिव होता है। तो हाँ, ये भी हमारा, क्योंकि मैनेजमेंट के जितने फंक्शंस हैं उनके बीच में घुसा हुआ है, अब वो रेगुलरली हो रहे हैं और वो परवेसिव हैं, तो कोऑर्डिनेशन भी तो परवेसिव हो जाएगा। सीधी सीधी सी सोचने की बात है। तो कॉन्टिन्यूअस और परवेसिव वाला पॉइंट तो ऐसा है जो कि तुम्हें लर्न करने में ज्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ेगा। 2 पॉइंट और 2 मार्क्स तो तुम्हारे ऐसे ही पक्के हो गए। अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ज्यादा मार्क्स भी तुम्हारे पक्के हो जाएंगे यहीं से। तो यस, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ तक जाता है और फिर वापस से शुरू हो जाता है। और कोऑर्डिनेशन जो है हर एक लेवल पर रिक्वायर्ड होता है। अब देखो, जहां भी परवेसिव वाली बात आ जाएगी तो इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स इन ऑल द डिपार्टमेंट्स, एंड वेदर इट इज अ बिजनेस और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अ बिग और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो एग्जाम में अगर तुम्हें ज्यादा कंटेंट लिखना है तो वो तुम मैनेजमेंट वाले फीचर्स से ले सकते हो। ठीक है,
यहाँ पर मगर इतना ही लिखा था तो मैंने नहीं लिख दिया, बट यस दिस इज समथिंग जो कि तुम मार्क्स के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, बट इसके लिए तुम्हारे पास कंटेंट हैगा तो तुम्हें दिक्कत परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। 4 पॉइंट पढ़ लिए। इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट को, अनरिलेटेड और डाइवर्स एलिमेंट्स जितने भी होते हैं उनको यूनिफाई कर देता है इनटू अ पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी। साथ ही साथ कॉमन फोकस टू ग्रुप एफर्ट्स टू एंश्योर दैट परफॉर्मेंस इज एज इट वाज प्लान्ड। ठीक है, इन यूनिटी ऑफ एक्शंस को जो है एंश्योर करता है कोऑर्डिनेशन, यानी कि एक बाइंडिंग फोर्स है सभी डिपार्टमेंट के बीच में, और सभी के सभी एक्शंस को एम जो करें वो सारे के सारे एक्शंस वो टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, वो तो कहीं भी लगा दो ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ, वहां पर एम करें। और कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, तो जैसे प्लानिंग से स्टार्ट होएगा कंट्रोलिंग पे जाएगा और कंट्रोलिंग के बाद फिर से प्लानिंग पे आ जाएगा और इस तरीके से चलता रहेगा। परवेसिव में ऑल लेवल्स, ऑल डिपार्टमेंट्स एंड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, वेदर इट इज अ बिग और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से तुम आंसर को फ्रेम कर सकते हो। अब आ जाती है बात रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। जैसे कि हमारे जितने भी फंक्शंस हैं, अब टॉप लेवल मैनेजर, टॉप मिडिल और लोअर लेवल होती है, उनके अपने अलग अलग फंक्शंस हैं, मगर उनके हर एक फंक्शन में एक फंक्शन ये है कि उनको कोऑर्डिनेट करना होगा। टॉप लेवल को क्या कोऑर्डिनेशन करना होगा, जितनी भी सारी की सारी एक्टिविटीज हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसको इंटीग्रेट करके चले। ठीक है, सारी एक्टिविटीज को कंबाइन करके एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने पे लगा दे। सारे जो प्लानिंग, जो परचेज वाला काम कर रहा है, जो सेल्स वाला काम कर रहा है, जो मार्केटिंग वाले काम कर रहे हैं, उन सबको एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ लगाना, दिस इज समथिंग जहां पर उसको कोऑर्डिनेशन लगेगा, सबसे बात करनी होगी और इंटीग्रेट करेगा वो इसी तरीके से सारी की सारी एक्टिविटीज को टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ये टॉप लेवल हो गया। टॉप लेवल को रिक्वायर्ड है परफॉर्म करना, हेंस इट इज अ कोऑर्डिनेशन इज अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। मिडिल लेवल को कैसे चाहिए होता है, मिडिल लेवल को जो है रिक्वायर्ड है बैलेंस बनाए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में। जो परचेज वाला डिपार्टमेंट, जो परचेज डिपार्टमेंट वाला बंदा है, हमने एक फीचर पढ़ा था, कैरी इंटरपर्सनल को रेस्पो मोटिवेट, यानी कि कोऑर्डिनेट करना है ना, कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, कोऑर्डिनेट विद अदर डिपार्टमेंट्स रिगार्डिंग द एक्टिविटीज। एक ऐसे करके एक पॉइंट था मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन में। क्या पॉइंट था वो, कोऑर्डिनेट करना है उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ, जो भी परचेज वाला बंदा है, कि हाँ भैया जो सेल्स हो रही है अगर अच्छे से हो रही है तभी तो हम ऑल माल परचेज करेंगे, और जो परचेज मैनेजर है वो अब स्टॉक में पहले देखेगा कि स्टॉक में है या नहीं है वो सामान। इस तरीके से सबको कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा। तो मिडिल लेवल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। और लोअर लेवल क्या करता है, वर्कर्स को देखता है, तो उनको वर्कर्स की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दिस इज समथिंग जो लोअर लेवल पर रिक्वायर्ड है। तो ये सभी मैनेजर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पर हमें ये वाली बात समझ में आ जाती है और हमारा काम अच्छे से हो जाता है। अब एक डेलिब्रेट फंक्शन, यानी कि जानबूझकर, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, जानबूझकर ये हमारा काम करा जाता है। जो कोऑर्डिनेशन है ऐसा नहीं है कि अपने आप होगा, तुम्हें इसके लिए एफर्ट लगाने पड़ेंगे। डेलिब्रेट इज समथिंग, एक सेकेंड, हाँ, डेलिब्रेट इज समथिंग जो तुम्हें जान बूझ कर करना होगा। बूझ यानी कि बूझे, वो वाला बूझ। ठीक है, मतलब समझ के, जानकर और समझकर, तुम्हें जानकर ये काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा एफर्ट्स को डिफरेंट पीपल के इन अ कॉन्शियस एंड डेलिबरेट मैनर। यानी कि तुम्हें एक सोच समझ अपनी लगा के और एक जानबूझकर ये वाला काम को करना पड़ेगा। होगा क्या, देखो, कॉपरेशन लोगों का लाना पड़ेगा। अगर कॉपरेशन है और हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं है तो क्या होएगा, हमारे जितने भी एफर्ट्स हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। अब तुम सीधी सीधी बात देखो, जितने लोग हैं हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन में वो एक दूसरे के साथ कॉपरेट करने को तैयार है, मगर कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पा रहे, यानी कि एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे। ठीक है, परचेज वाला डिपार्टमेंट जो है वो कहीं दूर है, मतलब असम में हमारा परचेज डिपार्टमेंट है, और जो हमारे सेल्स डिपार्टमेंट है वो है उत्तर प्रदेश में, और उन दोनों के बीच में एक दूसरे के पास एक दूसरे के नंबर ही नहीं है, फोन नंबर नहीं है और कोई मीन्स ऑफ कांटेक्ट नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा। मगर वो चाह रहे हैं, वो सोच रहा है परचेज वाला कि यार मैं जो सेल्स वाला है उसको ये काम बता दूं, और जो परचेज वाला सोच रहा है कि मैं कैसे करूं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा काम चले जा रहा है, मगर कोऑर्डिनेट नहीं हो रहा, तो वेस्टेड एफर्ट हो रहे हैं। सो यस, कोऑर्डिनेशन अगर है, मतलब अगर कोऑपरेशन है और कोऑर्डिनेशन नहीं है तो हमारे जो एफर्ट्स हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। ठीक, और अगर कोऑपरेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन यानी कि उनके पास बात करने के संसाधन हैं मगर वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करना चाह रहे कि यार ठीक है ना, अपने आप देख लेगा, अपने आप कर लेंगे, कोई बात नहीं। कोऑर्डिनेशन के मगर उनके पास संसाधन है, उनके पास नंबर है एक दूसरे का, सारी चीजें हैं, मगर वो कोऑपरेट ही नहीं कर रहे, यार वो एक दूसरे का काम ही नहीं कर रहे, तो जो एम्प्लॉइज हैं उनके बीच में डिससेटिस्फेक्शन आ जाएगा कि यार ये क्यों नहीं मेरे से ढंग से बात करता,
समझ रहे हो? तो कोऑपरेशन इन एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन मे लीड टू वेस्टेड एफर्ट्स और कोऑर्डिनेशन विदाउट कोऑपरेशन may lead to dissatisfaction among employees. Hence, we require coordination to be followed and to be done consciously and deliberately. यानी कि जानकर तुम्हें कोऑर्डिनेशन को लाकर करना ही पड़ेगा, कॉपरेशन भी करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन भी करना पड़ेगा. तो हमने क्या क्या सारे के सारे फीचर्स पढ़े, यहाँ पर हो गया. अब इसके बाद इंपॉर्टेंस पर आते हैं. जितने भी हमने फीचर्स पढ़े एक बार फिर से रिवाइज करो. मैं एक दूसरा पेज क्वेश्चन आंसर वाला पेज खोल लेता हूँ, ठीक है ना. यहाँ पर इसको जूम कर देता हूँ और तुम अभी रिवाइज करो हमने क्या 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 पढ़ा. मैं बीच में आ जाता हूँ, है ना. हाँ, अब ध्यान से ऐसे फेस टू फेस बात करते हैं. थोड़ा सा और बड़ा भी हो जाऊँ, एक मिनट हुआ. हाँ, तो सुनो, हमने क्या पढ़ा. हमने ये चीज़ देखी. सबसे पहले हमने देखा कि जो कोऑर्डिनेशन है हमारा वो उसके कुछ कुछ डेफिनेशंस देखी. एक गार्लैंड सा बनाया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जिसके फ्लावर्स थे और उन फ्लावर्स के बीच में हमारा कोऑर्डिनेशन एक थ्रेड की तरह उन सबको बांध के रखे हुए हैं. ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन है और ये चीज हमने देख ली. कोऑर्डिनेशन हो गया हमारा. होता क्या है, इंटीग्रेट करता है डाइवर्स एलिमेंट्स को. ठीक है, अब हमने फीचर्स पर आए. फीचर्स में हमने सबसे पहले क्या चीज देखी, इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को. इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को. कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स. उसमें हमने क्या चीज देखी, जो डाइवर्स एलिमेंट्स को यूनाइट कर देता है और कॉमन गोल की तरफ, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए लगा देता है. सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा, सेकंड पॉइंट हमने ये पढ़ा, मैं भी थोड़ा सा याद कर लूं. अभी मतलब ऐसे दिमाग कहीं और चला गया मेरा, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, रुक जाओ. ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट करता है और यूनिटी ऑफ एक्शन को इंश्योर करता है. ठीक है, मैं वापस छोटा हो गया जाता हूँ, ज़्यादा ऐसे कॉन्फिडेंस दिखा दिया तो भूल ही गया मैं भी. यस, तो कोऑर्डिनेशन जो है इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन को. यूनिटी ऑफ एक्शन को उसने इंश्योर कर दिया. अब उसके बाद पढ़ा हमने कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के बाद हमने पढ़ लिया कि वो जो है परवेसिव है. 2 पॉइंट तो अच्छे से लर्न हो गए, कॉन्टिन्यूस और परवेसिव. और सभी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी हमारी बात होगी. सभी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स. तो हमने देखा टॉप, मिडिल और लोअर कैसे कैसे सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उसके बाद हम आए, बात करी हमने रिगार्डिंग कोऑर्डिनेशन एज हमारा डेलिबरेट फंक्शन. कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन. ठीक है, ये हमने बात कर ली. तो अभी फिर से फटाफट से रिवाइज करते हैं सारी की सारी हेडिंग. सबसे पहले हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन इज वो यूनिटी ऑफ एक्शन वाला सेकंड पॉइंट था. और फर्स्ट पॉइंट वाज द, क्या हो रहा है ये, इंटीग्रेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट्स. ठीक है, पता नहीं क्या मेमोरी लॉस सा हो रहा है मेरे को. तो कोऑर्डिनेशन जो है वो इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को. जितने भी हमारे ग्रुप के एफर्ट्स लग रहे हैं, सारे के सारा जो हमारा काम हो रहा है उसको डाइवर्स एलिमेंट्स को इंटीग्रेट कर देता है. तो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स. और कोऑर्डिनेशन जो है यूनिटी ऑफ एक्शन को इंश्योर करता है. कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, परवेसिव है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स है. और हमारा 6th पॉइंट हो जाएगा डेलिबरेट फंक्शन है. फिर से बोलो, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स. सेकंड हमारा इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और सारे के सारे मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परवेसिव है और ये हमारा डेलिबरेट फंक्शन है. एक बार फिर से कोऑर्डिनेशन जो है हमारा सबसे पहले इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को. कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है. सेकंड पॉइंट वाज कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन. थर्ड पॉइंट वाज कोऑर्डिनेशन इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस. फोर्थ पॉइंट वाज कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन. मतलब कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव, कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव पर बात हुई हमारी. उसके बाद हमने देखा कि इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स. जितने भी हमारे मैनेजर्स हैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल की कैसे है वो हमने देख लिया. और इट इज अ डेलिबरेट फंक्शन, हमें जान के करना पड़ेगा. कॉपरेशन विदाउट कोऑर्डिनेशन विल लीड टू वो वेस्टेड एफर्ट्स. एंड कोऑर्डिनेशन विदाउट कोऑपरेशन, तो चल ठीक है, कोऑपरेशन विदाउट कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन है कोऑर्डिनेशन नहीं है तो डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगा. और अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोऑपरेशन है तो वेस्टेड एफर्ट्स हो जाएंगे. यानी कि कोऑपरेट करना चाह रहे हैं, नंबर एक दूसरे से बात करना चाह रहे हैं मगर उनके पास नंबर ही नहीं है तो वेस्टेड एफर्ट्स. और अगर कोऑपरेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन है तो डिससेटिस्फेक्शन अमंग एम्प्लॉइज. ये बात हमने देख ली. सारे के सारे हमारे फीचर्स अच्छे से हमें लर्न हो गए. अब बात आती है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये ऐसा क्या है इसमें कि ये इतना इंपॉर्टेंट है. तो उस चीज को अब हम देख लेते हैं. हाउ इज कोऑर्डिनेशन सो इंपॉर्टेंट. तो कोऑर्डिनेशन जो है एक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट की तरह काम करता है. डिफरेंसेस इन अप्रोच जितने भी होते हैं, टाइमिंग, एफर्ट्स और इंटरेस्ट हमारे
ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स की जो अप्रोच है सबकी अलग अलग होती है, सबके काम करने की टाइमिंग अलग अलग होती है, और सब एफर्ट्स जो है अपने अलग अलग तरीके से लगा रहे होते हैं, सबके इंटरेस्ट भी अलग अलग होते हैं, उन सबको रिकनसाइल करना, यानी कि किसमें क्या ऊंच नीच है, उन सबको एक पेज पर लेकर आना, दिस इज समथिंग विच इज द वर्क ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन ये काम करता है, हार्मोनाइज करता है इंडिविजुअल एफर्ट्स को ग्रुप एफर्ट्स के साथ, इंडिविजुअल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को हार्मोनाइज करता है, यानी कि उनको साथ में लेके आता है और उनको एक ही लेवल पर, एक ही पेज पर लेके आता है। ठीक है, जब भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो रही है, अब देखो अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं थंबनेल बना रहा हूँ वीडियोस के, डिस्क्रिप्शन भी डाल रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ। ठीक है, आगे चल के जब बहुत सारी वीडियोस बनाने लगेंगे और तुम लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहेगा, ठीक है, तुम में से ही कुछ लोग हमारी साथ जुड़ोगे। ठीक है, अभी चलो ठीक है, ये वाला काम मैं कर रहा हूँ और एक आध लोग हैं टीम में, तो ये वाला काम अभी हो रहा है, बट जैसे जैसे हमारा काम बढ़ता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे तुम प्यार सपोर्ट दिखाते जाओगे और ज्यादा ग्रोथ होती जाएगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, जिज्ञासा रश ग्रो करेगा तुम सबके प्यार सपोर्ट के साथ, तो क्या होगा, हम ज्यादा वीडियोस बनाएंगे, ज्यादा अच्छा कंटेंट लाएंगे तुम्हारे लिए, जितनी भी सजेस्टेड रीडिंग्स है उन सबको पढ़ेंगे और उनके अराउंड कंटेंट बनाएंगे, और क्या कहते हैं, जितनी भी एनसीईआरटी में एक्टिविटीज दे रखी हैं, बहुत प्यारी प्यारी एक्टिविटीज हैं, उन सबको करने के लिए वी विल बी कैपेबल। इन सबके लिए हमें कोऑर्डिनेशन लगेगा, जितनी हमारी टीम बड़ी होगी तो हमारे कोऑर्डिनेशन लगेगा। ठीक है, तो जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो रही है तो ज्यादा ज्यादा जरूरत है ना कोऑर्डिनेट करने की। अभी तो जैसे मैं कर रहा हूँ थंबनेल वगैरह, ये सारी चीजें मैं कर रहा हूँ, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन और ये कम्युनिटी पोस्ट वगैरह जो भी सारा कुछ हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ, तो मैं तो आपस में, हाँ मैंने सोचा, मेरे दिमाग ने दूसरे सेल्स के साथ कोऑर्डिनेट कर लिया, बात यहीं पे कहीं पे खत्म हो गई। मगर अगर दूसरे बंदे के साथ कोऑर्डिनेट करना है, या फिर अगर टीम बड़ी हो रही है तुम्हारे प्यार सपोर्ट के साथ, तो और लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना है, तो दिस इज समथिंग विच वी विल रिक्वायर कोऑर्डिनेशन फॉर। ज्यादा कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, तो जैसे जैसे ग्रोथ इन साइज होएगा कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा लोग काम करते हैं, ईच इंडिविजुअल हैज इट्स ओन नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव, सबके अपने अपने नीड और ऑब्जेक्टिव होते हैं, हम उनका ध्यान रखेंगे अच्छे से। मोर तो जो भी उनके एफर्ट्स हैं उनको सिंक्रोनाइज करने की जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज्यादा हो जाएगी ना, और जो कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल में उन सबको लगा के रखना, दिस इज समथिंग जहां पर कोऑर्डिनेशन ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। तो ग्रोथ इन साइज जब हो रहा है तो हमारा कोऑर्डिनेशन ज्यादा रिक्वायर्ड है। और फंक्शनल डिफरेंशिएशन है, सारे लोग अपने अपने आइसोलेशन में फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, प्लानिंग वाला अलग चल रहा है, स्टॉक वाला जो है स्टॉक वाला सामान भर के बैठा है, परचेज वाला अलग चल रहा है, तो सबके अपने अपने अलग अलग फंक्शन है, वो अपने अपने लेवल पर काम कर रहे हैं, अपने अपने फंक्शन का काम कर रहे हैं, मगर दिस इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड टू बी कोऑर्डिनेटेड। तभी तो जाकर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग आएगी और काम ढंग से होगा। जब हमने देखा कि स्टॉक वाला सामान भर के बैठा है मगर सेल्स वाला कस्टमर को मना करे जा रहा है कि भैया अभी हमारे पास सामान नहीं है, तो दिक्कत आ जाएगी ना। तो फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स, डिविजन्स एंड सेक्शंस। सारे के सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं ये, इनके अपने अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं और अपना अपना वर्किंग स्टाइल होता है। अब यहाँ पर एक दिक्कत हो रहा सकती है कि सबको अपने अपने डिपार्टमेंट की बड़ाई करनी है, सबको ये दिखाना है कि हमारे डिपार्टमेंट ने अच्छा करा। ठीक है, तो अब क्या होएगा, यहाँ पर सेल्स वाला दिखाएगा कि हमें, देखो सेल्स वाले का क्या गोल है, सेल्स बढ़ाना, तो उसके लिए कहेगा कि हमें 10% डिस्काउंट देना है लोगों को, हमें 10% डिस्काउंट देना पड़ेगा। मगर जो फाइनेंस वाला है वो बोलेगा कि नहीं भैया इतने पैसे नहीं है हमारे पास। फाइनेंस वाले के पास क्या है, क्या गोल है कि जो अपनी जो हमारा जो वेल्थ है, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, उनका हमें वेल्थ बढ़ानी है। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का रोल रहेगा। जो भी एक फाइनेंस मैनेजर होता है उसका यही गोल होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यही काम होता है कि अपने जो अपना जो ओनर है यानी कि शेयर होल्डर्स हो गए कंपनी के, उनकी वेल्थ बढ़ाना, यानी कि उनके शेयर प्राइस को इंक्रीज करवाना। तो यार तुम डिस्काउंट दे दोगे तो हमारे पास इतने पैसे नहीं रहेंगे कि हम उनकी शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ा पाए। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो गया, तो कॉमन पेज पर आना पड़ेगा। यहाँ पर इस चीज में हमें कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड रहेगा। कॉन्फ्लिक्ट जो है इस वजह से अराइज होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि हर एक यूनिट, हर एक डिपार्टमेंट परफॉर्म करेगा एक्टिविटीज को आइसोलेशन में, यानी कि वो अपना अलग काम करेगा, वो अपना अलग काम करेगा। अब आइसोलेशन में एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो अराइज होंगे, अपना अपना भला चाहेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो अराइज होंगे। थोड़ा सा दूसरों का भी भला सोचो, कोऑर्डिनेट करो। ठीक है, कोऑर्डिनेशन जो होगा ये सारे के सारे बैरियर्स को रिमूव कर देगा डिपार्टमेंट्स और इंडिविजुअल्स के बीच में, क्योंकि वो इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है ना, ये सारे के सारे बैरियर्स को कोऑर्डिनेशन रिमूव कर देता है, क्योंकि डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। फाइनेंस वाले से हम पैसे लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर अगर हमें वो करना है, ग्रो करना है और अपने जो सेल्स है उसको बढ़ाना है, तो किस तरीके से 10 की जगह 5% डिस्काउंट देते हैं, जैसे भी करेंगे। ठीक है, दे ऑल हैव टू डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर इन्फॉर्मेशन
टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज। एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन भी रिक्वायर्ड है, स्टॉक वाले से हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भैया स्टॉक है या नहीं है, परचेज वाला स्टॉक लेके आए या ना लेके आए, सेल्स वाला क्योंकि उसको सेल्स करनी है, ऑर्डर आ रहे हैं, तो कस्टमर को अभी कितना रोकने के लिए बोलना है। ठीक है, सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा। तो जो एक्टिविटी है हर एक डिपार्टमेंट की नीड्स टू बी फोकस्ड ऑन अटेनमेंट ऑफ कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। एक और कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए हमारी सारी सारी एक्टिविटी होनी चाहिए। तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन में हमने पूरी कहानी पढ़ी। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि जितने भी हमारे फंक्शंस हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है डिपार्टमेंट और डिवीजन और सेक्शन में डिवाइडेड है। अब जो सब डिपार्टमेंट है उसके अपने ऑब्जेक्टिव हैं, अपनी पॉलिसीज हैं और अपना वर्किंग स्टाइल है। अब सबका अपना अपना सारा के सारी चीजें हैं, सबकी अपनी पूरी पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन ही मान लो हैगी, तो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने में दिक्कत आ जाती है। अगर मान लो सेल्स अगर हमें बढ़ानी है 10% का डिस्काउंट देना पड़ेगा, मगर फाइनेंस वाला मना कर देगा क्योंकि उसको फाइनेंस अपना 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 डिपार्टमेंट का भला देखना है। मगर यहीं पर इसलिए जो है कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे क्योंकि सारे जो है अपना काम आइसोलेशन में कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन इन बैरियर को हटा देगा क्योंकि डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल्स एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो दे विल ऑल हैव टू डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर इन्फॉर्मेशन टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज। ठीक है, और जितनी भी एक्टिविटी है हर एक डिपार्टमेंट की फोकस करती है अटेनमेंट ऑफ कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल पर। अब ये सबसे कैड़ा पॉइंट है, स्पेशलाइजेशन। अब अगर कोई बंदा डिपार्टमेंट है, वो एक ऐसा एम्प्लॉय है हमारा जो बहुत पढ़ लिख के आए हैं, एक अंकल जी हैं जो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं और बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं। उन्होंने एमबीए भी करी हुई है, बीबीए भी करी हुई है, एमबीए भी करी हुई है उन्होंने, और इकोनॉमिक्स की बहुत सारी डिग्री करी हुई है। और उनको बहुत सारा मतलब ऐसे प्राइस, हमने वो क्या कहते हैं प्राइसिंग डिपार्टमेंट में कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसका क्या प्राइस रहना चाहिए। ठीक है, ये काम के वो स्पेशलिस्ट है। अब वो क्या कहेंगे कि भैया जो मैं काम कर रहा हूँ मेरे से बढ़िया कोई काम कर नहीं सकता। एक घमंड वाली बात आ जाती है, स्पेशलाइजेशन जितना ज्यादा रहता है उतनी घमंड वाली बात आ जाती है। तो उस चीज को हटाकर अब देख किसी पर्टिकुलर गुड का हमें थोड़े टाइम के लिए प्राइस कम करना है क्योंकि कस्टमर डिमांड कर रहे हैं, और कस्टमर से हमने सारा का सारा पोल करवा लिया, मगर वो अपने चीज पर रिलाय कर रहे हैं कि यार देखो मैंने किताब में ये पढ़ा है और इस तरीके से काम होता है, मैं तो इसका प्राइस क्योंकि ये मेरे हाथ में, मैं इससे कम नहीं करूंगा। तुम यार कस्टमर का सर्वे देखो ना, कस्टमर इतने प्राइस पर इसको लेना चाह रहे हैं और हमारा इससे ज्यादा लॉस भी नहीं हो रहा, तुम दे सकते हैं। तुम क्या नहीं हमने तो ये नहीं पढ़ा जी, हमने तो ये पढ़ा, दिक्कत हो सकती है। तो जो स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट हैं दे फील दे आर दी ओनली क्वालिफाइड पीपल एंड दे ऑलवेज टेक राइट डिसीजन इन राइट डायरेक्शन। ठीक है, वो ऐसे सोचते हैं। इफ ऑल ऑफ देम वर्क इन देयर ओन वे तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में तो केओस हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से काम करेगी, परचेज वाला सोच रहा है भैया इस चीज को परचेज करना ही पड़ेगा हमें, सेल्स वाला कह रहा है भैया डिमांड ही नहीं है, कैसे काम होएगा। ठीक है, तो देयर इज अ नीड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द स्पेशलिस्ट इन कॉमन डायरेक्शन टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दीज स्पेशलिस्ट। तो कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, 3 कारणों की वजह से जरूरी है। सबसे पहले ग्रोथ इन साइज, सेकंड वाज दी हमारा फंक्शनल डिफरेंशिएशन, और थर्ड पॉइंट वाज स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमारी इंपॉर्टेंस हो गई। अब हम फटाफट से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार फिर से रिवाइज करो। इंटीग्रेट करता है, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, सेकंड वाज कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, थर्ड हेडिंग वाज द कोऑर्डिनेशन इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, और ये परवेसिव है, और साथ ही साथ हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स है, और उसके बाद हमने पढ़ा था रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद डेलिब्रेट फंक्शन है। और हमने इंपॉर्टेंस में क्या पढ़ा, एक तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, एक हमने ग्रोथ इन साइज पढ़ लिया, और एक हमने पढ़ लिया जो है स्पेशलाइजेशन वाला पॉइंट। ठीक है, अब इन सारी सारी जो नॉलेज है इसको एक जगह इकट्ठा करके अपने अंदर समाकर ये हम क्वेश्चंस को अच्छे से करते हैं और क्वेश्चंस की तरफ अग्रसर होते हैं और बढ़ते हैं। अग्रसर वर्ड होना शायद मैंने सही यूज नहीं करा, बट जो भी है आगे चलते हैं, देखते हैं हमें करना क्या है। हमसे पूछिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी सारी वही इंटीग्रेट, इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन, और कॉन्टिन्यूअस, परवेसिव, ऑल मैनेजर्स, डेलिब्रेट फंक्शन। तो मैनेजर ये है कॉन्शियस मैनर में करना पड़ेगा उनको इंश्योर कि जो भी मेंबर्स हैं ऑफ अ डिपार्टमेंट willingly cooperate, coordination gives the direction to the willing spirit। कॉन्शियस मैनर में करना पड़ेगा। सो दिस इज समथिंग जो कि हमारा कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन, ये हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट अगर हम पढ़ें तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इंटीग्रेट करता है द एफर्ट्स ऑफ, यहाँ पर भी हमें कैरेक्टरिस्टिक ही बतानी है। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, तो जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या कहता है कि हमें इंटीग्रेट करना है एफर्ट्स को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के और डिफरेंट लेवल्स, इनको इंटीग्रेट करना है। तो यार वही वाली बात आ जाएगी ना,
क्या कहते हैं, एक तो यूनिटी ऑफ एक्शन है, चलो एक डेलिबरेट फंक्शन तो नहीं हो सकता, यहाँ पर परवेसिव भी नहीं हो सकता, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स भी नहीं हो सकता, यूनिटी ऑफ एक्शन विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन 17th का। एक सेकंड रुक जाओ। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दिख जाए, डिफरेंट अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन दिख जाए, और अगर डिफरेंट डिफरेंट हमारी सारी लेवल्स की बात हो जाए, तो ये हमने परवेसिव वाले फंक्शन में पढ़ी थी। सो यूनिटी ऑफ एक्शन में देख जाओ, देखो अभी यहाँ पर गलती हुई तो इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। यूनिटी ऑफ एक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि बाइंडिंग फोर्स है, सभी फंक्शंस को एम करवाता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में। परवेसिव में हमने ऑल लेवल्स ऑल डिपार्टमेंट्स की बात पढ़ी थी। तो यस, दिस वाज आवर मिस्टेक, मतलब तुमने नहीं करी होगी, मैं नहीं करी है। तो हाँ, अभी चलते हैं, इस चीज को सही कर लेते हैं, और ये एक परवेसिव फंक्शन है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और कोऑर्डिनेशन का एक क्वेश्चन हो रहा है, और ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, तो इन दोनों क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। हमें इंपॉर्टेंस बतानी है, 3 इंपॉर्टेंस पढ़ी है, स्पेशलाइजेशन, ग्रोथ इन साइज, और हमने तीसरी इंपॉर्टेंस पढ़ी है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। तो तीनों में से क्या इसमें लागू हो रही है वो देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो चाहता है कि सेल्स को 20% से बढ़ाए, सेल्स को 20% से बढ़ाना चाहता है सेल्स डिपार्टमेंट। ये वाला एग्जांपल देखा था हमने, प्लान टू ऑफर एक्स्ट्रा डिस्काउंट टू कस्टमर। फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है कि लॉस ऑफ रेवेन्यू हो जाएगा कंपनी का, एंड वो लिक्विडेशन प्रॉब्लम को फेस करेगी, यानी कि हमारे पास लिक्विडिटी नहीं होगी, हमारे पास पैसा नहीं होगा, कैश इन हैंड नहीं होगा। ठीक है, ये वाली दिक्कत हमारे पास आएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है दैट इज फंक्शनल, फंक्शन नीचे लिख देता हूँ, इतनी जगह बना के लाया हूँ। तो यस, ए पार्ट इज फंक्शनल, राइटिंग के लिए भी पार्डन करना, टैब बड़े अलग से अजीब से एंगल पर रखा है, तो लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगला पॉइंट, अदर टू कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन हो गई, एक हो जाएगा ग्रोथ इन साइज, ग्रोथ इन साइज, और एक हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ना एक्सप्लेन भी कर देना है, ठीक है। ग्रोथ इन साइज के बाद हो जाएगा क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन। ये ना अच्छे से एक्सप्लेन भी करना है, खाली ऐसे नहीं हेडिंग डाल देनी इसकी बस, ठीक है। इसको एक्सप्लेन भी करना है, एक्सप्लेन ब्रीफली, एक्सप्लेन ब्रीफली। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से इसकी हमें कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बताना है जो यहाँ पर डिस्कस हो रहा है, ठीक है, और हमें फीचर्स बताने हैं इस कॉन्सेप्ट के। कॉन्सेप्ट हमने कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ा, तो कोऑर्डिनेशन की ही बात हो रही है। तो मैनेजमेंट जो है हमारा मायरल लिमिटेड का स्ट्रांगली बिलीव करता है कि जो उसके मेंबर्स हैं और ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क टुवर्ड्स फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ये टीम वर्क और इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट एंड स्पेशलिस्ट की भी बात हो गई, इंडिविजुअल्स की भी बात हो गई, डिपार्टमेंट्स की भी बात हो गई, और उनको इंटीग्रेट करने की बात हो गई, इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन वाली बात आ गई। तो कोऑर्डिनेशन यहाँ पर आ जाएगा। दिस इज बिकॉज ऑल द इंडिविजुअल्स एंड डिपार्टमेंट्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर द इंफॉर्मेशन वाली बात हो गई, ठीक है। यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को चाहिए होती है, एक दूसरे से पर इन्फॉर्मेशन के लिए डिपेंड करते हैं। ये हमने कौन से फीचर में पढ़ा था, फीचर में नहीं, हमने ये इंपॉर्टेंस में पढ़ा था कि ये हमारी जो वो वाली इंपॉर्टेंस थी, फंक्शनल डिफरेंशिएशन वाली इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो आ जाओ आ जाओ, और उनको रिकनसाइल करना होता है डिफरेंसेस इन अप्रोच, टाइम्स एंड एफर्ट। जितने भी डिफरेंसेस हैं अप्रोच में, टाइम और एफर्ट में, उसको भी रिकनसाइल करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया था इंटीग्रेशन, तो ये इंपॉर्टेंस की बात हो रही है, तो इंपॉर्टेंस की ही बात हो रही है, और कॉन्सेप्ट तो हमारा कोऑर्डिनेशन ही है, और इंपॉर्टेंस हमारी है। और ये देखो, ये भी लिखा है कि जब इट शुड बी अनेबल ऑल मैनेजर टू ग्रो एंड डेवलप, और दस इट नीड टू हार्मोनाइज द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट्स। तो वही सारी बातें हो रही हैं। 3 फीचर बताने, कॉन्सेप्ट तो हमारा, हाँ यहाँ से पता चल गया, कॉन्सेप्ट हमारा कोऑर्डिनेशन
शन का हमारा कॉन्सेप्ट है, और साथ ही साथ हमारा बी पार्ट से इसकी हमें तीन फीचर्स बताने हैं। तीन फीचर कोई से भी लगा दो, इंटीग्रेट वाला लगा दो, इंटीग्रेट तुमने पूरा पूरा लिख लेना है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेट, ग्रुप एफर्ट्स, ग्रुप एफर्ट्स। साथ ही साथ इंटीग्रेट के बाद तुम लगा लो वो वाला सेकंड वाला, यूनिटी ऑफ एक्शंस, यूनिटी ऑफ एक्शंस इंश्योर करता है, ठीक। और क्या कहते हैं क्या, कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, परवेसिव, इनमें से कोई से भी थ्री तुम लिख सकते हो। परवेसिव के बाद आ जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो वीडियो को भी। अब सारे के सारे मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी के साथ हमारी जो ये है डेलिबरेट फंक्शन है, डेलिबरेट, डेलिबरेट स्पेलिंग ठीक है क्या, डेलिबरेट, ठीक है, डेलिबरेट फंक्शन, इनमें से एनी थ्री यू कैन राइट एंड एक्सप्लेन, एनी थ्री प्लस एक्सप्लेन, जो हमारे नोट्स हैं उनके बेसिस पर, ठीक है। तो यस, दिस इज वेयर वी कंप्लीट आवर चैप्टर। एक छोटी सी बोनस वीडियो तुम्हारे पास आने वाली है रिगार्डिंग दी डेफिनेशंस। तो हर एक ऑथर ने जो उनसी भी डेफिनेशन दी है, मैनेजमेंट की भी, कोऑर्डिनेशन की भी, सारी उसमें एक ही वीडियो में डिस्कस होंगी। चैप्टर 1 में जितनी भी डेफिनेशंस हैं, तो किसने क्या डेफिनेशन दी है और वो किस टाइम पर क्यों डेफिनेशन दी है, ये वाली वीडियो तुम्हारे पास आएगी। तो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो। और हमने देखो क्विक रिवीजन तो हमने बार बार कर लिया है, तो इसका भी जरूरत है नहीं, बट यस यही तुम्हारे पास काम है। एक तो क्या कहते हैं, डेफिनेशन वाली वीडियो अभी आ जाएगी, इसको चलो मैं क्या ही लिखूं। और डेफिनेशन के साथ साथ एक वीडियो आएगी तुम्हारे पास वो क्वेश्चन आंसर की, जो हम पीजी का क्वेश्चन बैंक कर लेंगे अच्छे से पूरा। और क्या कहते हैं, अभी तो बस यही है। अगर तुमने किसी टॉपिक में इंटरेस्ट आ रहा है और तुमने उसमें घुसना है, तो जिज्ञासा रस टॉपिक मास्टरी प्रॉम्प्ट है, वो तुम्हारे पास आएगा, प्लेज जरूर करना फॉलो। और क्या क्या बातें रह गई, और इतना तो कुछ रहा नहीं, सारे ही हमने कर लिया है, ठीक है ना। एक बार हम चल के देखें अपने कंटेंट्स में, तो हमने सारा कुछ कर लिया है ना। यहाँ पर देखो, कोऑर्डिनेशन हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गए, क्विक रिवीजन बार बार कर लिया, ठीक है। फिर भी एक बार फिर से इंटीग्रेट, कोऑर्डिनेट, इंटीग्रेट यूनिटी ऑफ एक्शन, और उसके बाद हमारा इंटीग्रेट यूनिटी ऑफ एक्शन के बाद हमारा आ जाएगा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के बाद आ जाएगा परवेसिव। मैं नीचे देख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, टेबल ही है, ठीक है। दिखा नहीं सकता अभी, क्योंकि अभी और भी बहुत सारा, मतलब ऐसे पढ़ाई का कुछ सामान नहीं है, बट यस कॉन्टिन्यूस। चलो मैं आंखें बंद कर लेता हूँ ना, और कैमरे की साइड देखता हूँ। कॉन्टिन्यूस, परवेसिव, यूनिटी ऑफ एक्शन, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, साथ ही साथ ऑल मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेलिबरेट फंक्शन। फंक्शंस वो हमने इंपॉर्टेंस में क्या पढ़ा, इंपॉर्टेंस में हमने पढ़ा ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, और हमने फिर पढ़ लिया स्पेशलाइजेशन। ये हेडिंग्स तुम्हें कभी भी नहीं भूलेंगी, अंदर का कंटेंट कभी भी नहीं भूल जाएगा, ठीक है। अच्छे से हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, और जो इनविजिबल मैनेजर है उसके बारे में अच्छे से जानबूझ लिया है, और हमने ये भी देख लिया कि वो जानबूझ के कॉन्टिन्यूशन हमें करना पड़ता है। दिस वॉज इट फॉर द वीडियो, एंड यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। डेफिनेशंस की एक वीडियो आएगी, वो एक बोनस है, वो तुम देख सकते हो, ठीक है। बोर्ड के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बट सीयूईटी में अगर जा रहे हो तो दैट इज मस्ट फॉर यू, सीयूईटी के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो। बट यस, नॉलेज के लिए किस बंदे ने क्या सोच के क्या बोला किस समय पर, वो एक अच्छी बात है, तो तुम जान सकते हो उसको भी। तो यस, इतना ही था, दैट वॉज इट फॉर द वीडियो। और कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड इसी तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ते रहो, नोट्स को अच्छे से बना लेना। और यस, दिस वॉज इट, ठीक है। कुछ भी डाउट है कमेंट में डाल सकते हो, या फिर इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। छोटी वीडियो थी आज, काफ़ी टाइम बाद इतनी छोटी वीडियो बन पाई है ना, बीएसटी की, क्योंकि वरना 1 घंटे 1.5 घंटे से कम हो नहीं पाई थी। बट यस, ठीक है, अब जो भी है चलते हैं आगे, और अच्छे से पढ़ो, अच्छे से सारी चीज़ों को लर्न करो, पूरे चैप्टर एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। और दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। कुछ भी डाउट है कमेंट्स में डालो, वो इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो,
और इफ़ यू वांट टू जॉइन आवर टीम तब भी इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। दैट वाज इट। बाय बाय, राधे राधे। यू आर क्यूरियस भैया, साइनिंग ऑफ। कैसे अब ये कैमरा तो टिकेगा नहीं। राधे राधे।